हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से इतिहास कक्षा 12 की क्लास में। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर, जिसके अंतर्गत हम देख रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य के 3 शासकों के बारे में हम देख चुके हैं अब तक, जिनमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और तीसरा अशोक। और उसके बाद हमने देखा है अब तक अशोक के दम्म के बारे में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, और चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि एक बार आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन के बारे में हमारी जानकारी के स्रोत हैं वो है सबसे पहला कौटिल्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र, फिर इंडिका जो लिखी थी, जो सेल्यूकस का दरबारी था, राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मेगास्थनीज। और तात्कालिक अभिलेख, यानी कि उस समय में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, उसके बाद अशोक आया और इन्होंने जो अभिलेख लिखवाए थे, है ना, साम्राज्य के अलग अलग स्थानों पर, वो अभिलेख, इन अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है शासन व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहली बात, जब मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ तो पूरे देश को पहली बार, पूरे देश में एक तो राजनीतिक एकता की स्थापना हुई। ठीक है ना, राजनीतिक रूप से पूरा देश एक हो गया, छोटे छोटे राज्य खत्म हो गए। ठीक है ना। फिर दूसरा जो इसकी मुख्य विशेषता है, इसकी सत्ता का केंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब होता है शासन की सारी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति। या कार्यपालिका शक्ति यानी कि आदेश देने, काम कराने की शक्ति, दूसरा विधायी यानी कि कानून बनाने की शक्ति, और तीसरे न्यायपालिका की शक्ति यानी कि न्यायिक कार्य सभी के सभी। ठीक है ना, उन सभी शक्तियों का केंद्रीकरण था। और केंद्रीकरण किसमें, वो हम आगे देखते हैं अभी। ठीक है। और अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में, अधिकारियों की नियुक्ति होती थी योग्यता और उनकी चारित्रिक उच्चता, जिनका चरित्र श्रेष्ठ हो, है ना, उच्च नैतिक चरित्र वाले लोगों की और योग्य लोगों की नियुक्ति होती थी अधिकारियों के रूप में। ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में केंद्र बिंदु, यानी कि पूरे साम्राज्य का जो केंद्र बिंदु था, सारी शक्तियों का केंद्र था, वो था स्वयं राजा। ठीक है ना। उसी के पास कार्यकारी यानी कार्यपालिका शक्ति, विधायी यानी कि व्यवस्थापिका से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित शक्ति, और न्यायिक शक्तियों का वो केंद्र था। न्यायिक शक्तियों का मतलब राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। ठीक है ना। और वो जो न्याय कर देता वो अंतिम था, वो जो फैसला ले वो अंतिम है। ठीक है। अब यहाँ पे केंद्र बिंदु का मतलब, या फिर जो केंद्रीकरण शब्द आता है, सत्ता का केंद्रीकरण, उसका मतलब होता है राजा के पास ही सारी शक्तियाँ थी। ठीक है ना, सारी की सारी शक्तियों का केंद्र राजा था और वही इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता था। ठीक है ना। अब इसमें कभी कभी उसको सलाह देने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती थी, ये चीज़ भी थी, उस समय मंत्रिपरिषद थी जो उसको सलाह देती थी, लेकिन उसकी सलाह को मानना या नहीं मानना, ठीक है ना, वो चाहे तो ना माने और चाहे उसकी सलाह को माने, ये राजा के विवेक पर निर्भर था। ठीक है ना। तो मंत्रिपरिषद होती थी जो राजा को परामर्श देती थी। अब मंत्रिपरिषद में नियुक्ति होती थी एक तो वंश परंपरा के आधार पर, जिसके खानदान वाले पहले से मंत्री रहे हुए हैं, ज़्यादातर ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जाता था, या फिर कभी कभी योग्यता के आधार पर राजा भी मंत्री बना देता था। अगर कोई काबिल व्यक्ति हो, जैसे चाणक्य जैसा काबिल व्यक्ति, कौटिल्य जैसा काबिल व्यक्ति, अगर ऐसा योग्य व्यक्ति मिल जाए तो वो राजा उसको मंत्री बना देता था। अब 3-4 सदस्यों वाली एक छोटी मंत्रिपरिषद होती थी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती थी उसी मंत्रिपरिषद में से कुछ खास लोगों को अलग छांट लिया जाता था। ठीक है ना। 3-4 सदस्यों वाली, 4-5 सदस्यों वाली एक छोटी मंत्रिपरिषद होती थी, उसको कहते थे मंत्रिण। जिसे आज के टाइम में जो कैबिनेट होती है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें 40, 50, 60 तक मिनिस्टर होते हैं, है ना, और उन्हीं में से एक कैबिनेट बनाई जाती है। इसमें 8-10 मिनिस्टर्स ही होते हैं। ठीक है ना। तो अभी क्या कहते हैं कैबिनेट, उस समय कहते थे मंत्रिण। ठीक है। अब अधिकारियों को तो उस समय कहते थे तीर्थ। अब तीर्थ के बारे में बता रखा है कि 18 तीर्थ होते थे, डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, जिसमें एक तो कोषाध्यक्ष यानी खजाना, ट्रेजरी, है ना, उसका अध्यक्ष होता था। फिर समाहर्ता जो ये भी टैक्स से संबंधित था, कर्मांतिक, फिर पुरोहित, पूजा पाठ करने वाला, सेनापति, सेना का अध्यक्ष, ये सारे डिपार्टमेंट होते थे, ये प्रमुख रूप से होते थे।
अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसके संबंध में कहता है कि उस समय 27 अध्यक्ष होते थे अलग अलग विभागों के, ठीक है। और ये क्या कार्य करते थे, साम्राज्य में जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी, जैसे माइंस है, खान, फिर वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं का प्रोडक्शन करना, है ना, व्यापार वगैरह, विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, वो सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए 27 अध्यक्ष होते थे जो इनका संचालन करते थे और नियम करते थे। यानी कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ कानून होते थे, नियम बनाए जाते थे, ठीक है ना, उसका संचालन करते थे और नियम भी बनाते थे। अब जैसे इसमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ होती थी उस समय, जैसे कृषि, व्यापार, फिर बाट और माप, तोलने के लिए जो बाट होते थे ना, मापने के लिए गज, तो उसके बाद खान यानी कि माइंस, ज़मीन के अंदर से कुछ धातु निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं तो वो आते हैं माइंस में। फिर वन, जंगलों से संबंधित, जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करना, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, है ना, वो सारे इसमें आते थे। तो इनसे संबंधित 27 प्रकार के अध्यक्ष होते थे। एक होती थी नगर समिति। मौर्य साम्राज्य के जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, है ना, ये उस समय पाटलिपुत्र जो वर्तमान बिहार है उसके पास में या थोड़ा दूर जो है कहीं थी, ये जो खुदाई के अंदर से निकली है उसके अवशेष निकले हैं पुरातात्विक। तो उस समय पाटलिपुत्र का संचालन करने के लिए, है ना, जैसे आपके उदयपुर में या बड़े बड़े शहरों में नगर पालिका, नगर निगम वगैरह होते हैं, तो उस समय ये नगर समिति होती थी, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के लिए नगर समिति थी। इसमें कितनी थी, नगर समिति में 6 समितियाँ थी और प्रत्येक समिति में कितने 5-5 मेंबर होते थे। जैसे आपके यहाँ कौन होते हैं, बिजली व्यवस्था के लिए अलग होता है ना, फिर स्कूल्स के लिए अलग होता है, फिर स्कूल्स के अलावा साफ़ सफाई के लिए अलग होता है, बिजली पानी के लिए अलग समिति होती है। इसी तरह से तो 6 समितियाँ होती थी, 5-5 मेंबर होते थे और उनका काम क्या था, उद्योग शिल्प, ठीक है ना, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित। विदेशी जो भी आते हैं नगर में उनका रिकॉर्ड रखना, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, है ना, इनका रिकॉर्ड रखना। फिर जनगणना, नगर की जो जनसंख्या है उसकी गिनती लगाना, हिसाब लगाना, कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। फिर व्यापार वाणिज्य, निर्मित वस्तुएं, जो प्रोडक्शन हो चुका है जिन वस्तुओं का, उनकी देखभाल करना और उनके ऊपर बिक्री कर की व्यवस्था, बेचने पर जो टैक्स लगता है वो सेल्स टैक्स। फिर नियमन और विपणन। विपणन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, सप्लाई करना, लोगों तक माल को पहुंचाना, विपणन करना, और उसका रख रखाव, मेंटेनेंस का कार्य। इन सभी कार्यों के लिए ये समितियां होती थी, 6 तरह की समितियां होती थी, 5-5 मेंबर्स वाली। अब नगर का जो अध्यक्ष होता था, नगर प्रशासक, ठीक है ना, नगर का प्रशासन चलाने वाला अध्यक्ष, उसको कहते हैं नागरिक, ठीक है ना। जैसे आपके उदयपुर में नगर निगम में कौन होता है, मेयर होता है, उसी तरह से वो होता था नागरिक। अब बात करते हैं सेना की। तो सर्वोच्च सेनापति, जैसे आज के टाइम में राष्ट्रपति होता है अपने देश का, तो उस समय कौन होता था, राजा होता था, ठीक है, वो सर्वोच्च सेनापति था। और सेना की 6 शाखाएं थी उस समय, जिसमें पैदल सेना, फिर अश्वसेना, हाथी सेना, रथ सेना, यातायात सेना और नौसेना। यातायात सेना का मतलब आप ट्रैफिक पुलिस की तरह ले सकते हैं, यानी कि लोग, व्यापारी सुरक्षित यात्रा कर पाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है ना, चोर डाकुओं का भय ना हो, इस हिसाब से यातायात सेना होती थी। नौसेना, है ना, ये सभी। अश्व यानी कि घुड़सवार सेना। फिर प्रबंध के लिए, इन सबके प्रबंध के लिए, यानी कि सेना के प्रबंध के लिए एक समिति होती थी, ठीक है, एक कमेटी होती थी। फिर सेना प्रमुख को उस समय क्या कहते थे, चतुरंग बल, ये सेनापति को कहते थे चतुरंग बल, ठीक है। और जब लड़ाई चल रही होती है, लड़ाई के मैदान में जब सेना लड़ रही होती है, उस समय जो सेना का नेतृत्व करता था, लीडरशिप करने वाला जो कमांडर होता था, उस कमांडर को उस समय कहते थे नायक, जो लड़ाई के मैदान में नेतृत्व करता था। अब बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। तो जब पहले सम्राट जो थे मौर्य साम्राज्य के, चाणक्य या कौटिल्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक बहुत ही सुदृढ़, है ना, सशक्त गुप्तचर व्यवस्था की उन्होंने नींव रखी थी, ठीक है। तो गुप्तचर व्यवस्था उस समय थी। और ये गुप्तचर व्यवस्था या गुप्तचर क्या करते थे, मंत्री, राज परिवार के मेंबर्स, आम जनता, व्यापारी और विदेशों में साम्राज्य के प्रति जो शत्रुतापूर्ण जो भी कार्य होते थे, अगर कोई व्यक्ति शत्रुतापूर्ण कर रहा है, साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है, भले वो मंत्री ही, राजा के मंत्री ही क्यों नहीं हो, राज परिवार के मेंबर ही क्यों ना हो, आम जनता में और व्यापारियों के बीच में सब जगह ये गुप्तचर होते थे और छोटी से छोटी सूचना भी आगे ले जा करके देते थे। तो इनको क्या कहते थे उस समय, संस्था या संचार उनको कहा जाता था। अब बात करते हैं हम न्याय की।
मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इसमें देखिए आप, राजा जो था वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, ठीक है। फिर न्याय विभाग की स्थापना की गई थी उसमें, और दो प्रकार के न्यायालय थे, एक कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है ना, जिसको हम आज क्या कहते हैं, फौजदारी न्यायालय, ठीक है ना, मार पीट लड़ाई झगड़े हत्या, है ना, तो ये आते हैं कंटक शोधन में, ठीक है। और दूसरा धर्मस्थीय यानी कि दीवानी न्यायालय। धर्मस्थीय दीवानी में क्या होता है, रुपए पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, है ना, पारिवारिक विवाद, वो सभी आते हैं दीवानी में। अब इसके लिए कौन कौन से अधिकारी होते थे, अलग अलग स्तर पर, गांव स्तर पर अलग होता था, ठीक है ना, पूरे देश के स्तर पर अलग अधिकारी होता था, फिर प्रांतों के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अलग अधिकारी होते थे, ठीक है ना। तो इनको क्या कहते थे, राजुक, है ना, राजुक कहा जाता था, या इनको व्यावहारिक कहा जाता था, ठीक है ना, ये अधिकारियों को उस समय कहा जाता था। अब बात करते हैं न्यायालय संग्रहण या द्रोणमुख तथा जनपद स्तर पर भी होते थे। द्रोणमुख, द्रोणमुख का मतलब होता है बहुत सारे गांवों को मिला करके एक द्रोणमुख बनता था, ठीक है ना, जिससे बहुत सारे गांवों को मिला करके तहसील बना लिया, पंचायत समिति बना ली, ठीक है ना, फिर बहुत सारी पंचायत समिति को मिला करके पूरा जिला बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से तो ये द्रोणमुख स्तर पर भी न्यायालय होता था, प्रांतीय स्तर पर भी न्यायालय होता था, और जनपद स्तर पर यानी कि नगर स्तर पर, शहर के स्तर पर भी न्यायालय होते थे। फिर दंड उस समय कठोर दिया जाता था, दंड व्यवस्था बहुत ही कठोर थी। फिर अब बात करते हैं राजस्व प्रशासन की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के प्रमुख अधिकारी को हम कहते थे, जो उस समय कहा जाता था समाहर्ता, ठीक है ना, ये उसका प्रमुख होता था। अब राज्य के आय के स्रोत क्या क्या थे, अब बहुत सारे जो टैक्स लगते हैं ना, उन टैक्स से राज्य को आय होती है। तो उस समय किस किस तरह का टैक्स लिया जाता था, एक तो आयात निर्यात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता था। फिर वनों के ऊपर टैक्स, जैसे वनों में लकड़ी की कटाई करना, ठीक है ना, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, तो उन सभी के ऊपर टैक्स लगता था। फिर जंगली जानवरों की शिकार, उनके ऊपर टैक्स लगता था। फिर खाने यानी कि माइंस, ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाली जाने वाली वस्तु या कोई भी पदार्थ है, धातु भी हो सकती है, और खानों से पत्थर भी निकाले जा सकते हैं, जैसे मार्बल निकाला जाता है, तो मार्बल क्या होता है, पत्थर ही होता है, तो ये निकालने पर टैक्स होता था। फिर व्यापार पर भी टैक्स लगता था उस समय, ठीक है ना। तो इन सभी से राज्य को आय होती थी। और राजकोष का जो अधिकारी था, उस अधिकारी को कहते थे सन्निधाता। सन्निधाता राजकोष का अधिकारी होता था। अब लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत देखते हैं, इसकी व्यवस्था करने के लिए जो है अलग से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब बात करते हैं प्रांतीय शासन, वो तो हो गया केंद्रीय शासन अब तक का। अब आते हैं प्रांतीय शासन पर। पूरे देश को, साम्राज्य को उस समय 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, जैसे आज राज्यपाल होता है ना, तो उस समय होते थे प्रांतपति। प्रांतपति कहते थे। और प्रांतपति किसको बनाते थे, सिर्फ राजकुमार को, जो राज परिवार के मेंबर होते थे उन्हीं को प्रांतपति से बनाया जाता था, ठीक है, गवर्नर बनाया जाता था। और उनकी सहायता के लिए यानी कि गवर्नर प्रांतपतियों की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और साथ ही अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, है ना, महामंत्री, जो भी आपका हो, उसकी व्यवस्था होती थी, जो उसकी सहायता करता था शासन चलाने में प्रांतों की। अब प्रमुख जो प्रांत थे उस समय उत्तरापथ, उत्तरी भारत से संबंधित, दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण भारत, अवंतीपथ पश्चिमी भारत, और मध्य और पूर्वी भारत के लिए मध्य प्रांत। ये 4 प्रांतों में बांटा गया था। फिर प्रांतों को आहार, ठीक है ना, जैसे 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 जितने भी प्रांत हैं, जैसे भारत में जैसे राजस्थान एक प्रांत है, तो प्रांत को वापस कितने में बांटा गया है, संभाग में। राजस्थान में जैसे 7 संभाग हैं, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, इस तरह से, है ना। तो उस समय संभाग की बजाय ये उस समय आहार कहा जाता था, है ना। तो और विषय में बांट दिया जाता था, ठीक है ना। आहार यानी कि संभाग, विषय जैसे आप समझ लो जिला, है ना, जैसे उदयपुर जिला, चित्तौड़ जिला, इस तरह से उदयपुर संभाग, है ना, इस तरह से, जैसे उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, इस तरह से आहार। और उसके बाद विषय में बांटते थे। और विषय का जो अध्यक्ष होता था वो होता था विषयपति। जैसे उदयपुर जिले का अध्यक्ष कौन है, उदयपुर का जिला अध्यक्ष है, कलेक्टर है, उस तरह से ये विषयपति होते थे। अब जनपद और ग्राम की बात करते हैं। जनपद यानी कि गांव या शहर। तो इसमें जो है एक तो होता था ग्रामिक,
गांवों का जो अधिकारी होता था, जैसे आज गांवों का अधिकारी कौन होता है, सरपंच होता है, तो उस समय ग्रामिक होता था ग्राम अधिकारी, और गोप होता था, फिर स्थानिक होता था, ये सभी होते थे। जनपद और गांवों के मध्य संपर्क करने के अधिकारी थे। जनपद यानी कि बड़े स्तर पर और छोटे स्तर पर, इनके बीच में ये संपर्क अधिकारी थे। ठीक है, जनपद स्तर के अधिकारी कौन होते थे, प्रदेष्ट, उनको प्रदेष्ट कहते थे, राजुक कहते थे, और युक्त, ये 3 नाम थे उनके, प्रदेश, राजुक और युक्त। ये 3 अधिकारी जनपद स्तर के अधिकारी थे। प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, ये न्याय व्यवस्था से संबंधित थे, ये प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है ना, और ये उस क्षेत्र का अधिकारी, इसका कार्य क्या होता था, भूमि, न्याय और लेखा संबंधी कार्य करना, भूमि का रिकॉर्ड रखना, न्याय का और लेखा, अकाउंट्स, आर्थिक से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब आगे बात करते हैं हम अशोक के प्रशासनिक सुधारों के बारे में। अपने प्रशासन में कौन कौन सुधार करवाए। अब चंद्रगुप्त के द्वारा जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है ना, जो व्यवस्था उसने स्थापित की, उसमें अपनी नीतियों और उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए, नीतियाँ और उद्देश्य, बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसने जो धम्म का चलन किया, अशोक का धम्म जो पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, उस धम्म के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए उसने चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित व्यवस्था में कुछ सुधार किए, है ना। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, चौथे स्तंभ लेख में और कलिंग लेख में ये जानकारी मिलती है हमें। और इसमें क्या उद्देश्य निश्चित किया गया था, उसने सर्वलोक हित, यानी कि सभी लोगों के हित को राजा का कर्तव्य घोषित किया है, और इसके लिए योग्य और कुशल अधिकारियों की नियुक्ति उसने की। अब इसमें कौन कौन से अधिकारी, जैसे देखो ये न्यायिक व्यवस्था से है, ये आर्थिक व्यवस्था से है, टैक्स संबंधी देखरेख करेगा, राजूक, युक्त और प्रादेशिक जैसे अधिकारियों की उस समय नियुक्ति की गई। अब चलिए आगे, पीड़ित जनता की सहायता के लिए और संप्रदायों के मध्य सामंजस्य, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जातियाँ जो होती थी उनके बीच में सामंजस्य, उसमें लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, विवाद ना हो, तो इसके लिए क्या है, उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, ताकि वो इनके बीच में समन्वय स्थापित करे, अच्छी बातें उनको बताए। इसके लिए धम्म महामात्रों की उसने नियुक्ति की, ताकि राजा का संदेश इन तक पहुँच जाए। ये हमें किससे जानकारी मिलती है, छठे शिलालेख से। ठीक है, छठे शिलालेख के अनुसार प्रजा की समस्याओं का पता लगाने के लिए प्रतिवेदक अधिकारी नियुक्त किए गए, यानी कि अलग से एक शिकायत विभाग बनाया गया है ना, और उसका अधिकारी कौन था, प्रतिवेदक, जो कि जनता की समस्याओं को राजा तक पहुंचाता था। फिर न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए उसने राजुक को न्याय मामलों में स्वतंत्र अधिकार दिए। जो राजुक जो अधिकारी था, न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश, उसको और ज़्यादा अधिकार दिए उसने, और न्याय व्यवस्था को कठोर बनाया ताकि अपराध कम हो, यानी कि अगर दंड कठोर मिलेगा तो लोग अपराध से दूर रहेंगे, अपराध नहीं करेंगे। ठीक है, फिर अहिंसा परक सुधार, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, आदेश जारी करवाए। एक तो उसने स्वयं भी युद्ध नीति का त्याग कर दिया। फिर जो युद्ध प्रिय जातियाँ होती थी, बहुत सारी जातियाँ ऐसी थी उस समय जो युद्ध करती थी, ठीक है ना, तो ऐसी जातियों पर और हिंसक समाजों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद लोक कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु जनोपयोगी उसने कार्य करवाए, सुविधाओं पर उसने ध्यान केंद्रित किया, सुविधाएं प्रदान की लोगों को, है ना। फिर कृषि और ग्रामीण विकास के प्रयास किए, कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास किए, है ना। फिर गांवों में विकास कार्य करवाना, है ना, ग्रामीण विकास। फिर सराय बनवाना, सराय यानी कि धर्मशाला, और धर्मशालाएँ गांवों में, शहरों में, और जो यात्रा का जो मार्ग होता था जिधर से यात्री यात्रा करते थे, उन मार्गों पर भी सराय और कुएं बनवाई, ताकि यात्रियों को प्यास लगे या चलते चलते रात्रि हो जाए तो वो वहाँ पे विश्राम कर सके, तो इसके लिए ये व्यवस्था करवाई। जलाशय बनवाए और सड़कें बनवाई। अब स्त्रियों और पशु संरक्षण, न्याय, सीमावर्ती क्षेत्रों का कल्याण करना, इसके लिए क्या है, स्त्राध्यक्ष, स्त्रियों कल्याण के लिए स्त्राध्यक्ष। फिर ब्रिजभूमिक, महामात्र, नगर व्यावहारिक और अंत महामात्र जैसे अधिकारियों की उसने नियुक्ति की, है ना। ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अध्यक्ष हैं। फिर राजा, प्रजा और नौकरशाही
के लिए संहिता और संविदा का निर्माण किया, और उस संविदा में जो नियम और कायदे लिखे होते थे उनका उनको पालन करना होता था, और जो पालन नहीं करते थे उनको दंड मिलता था। और दंड क्या था? कठोर था, है ना। और कठोर दंड होने का मतलब आप भविष्य में ऐसा करेंगे तो इससे भी ज़्यादा कठोर दंड मिलेगा, ताकि लोग अपराधों से दूर रहे, नौकरशाही अधिकारी कर्मचारी भी अपराधों से दूर रहे और प्रजा स्वयं भी अपराध न करे, ठीक है ना। जैसे दूसरों के साथ बेईमानी करना, दूसरे की संपत्ति को हड़पना, इस तरह के वो प्रजा भी कार्य ना करे, और राजा स्वयं भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो प्रजा के विरुद्ध हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये मौर्य साम्राज्य वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका समाप्त होता है। और नेक्स्ट जो हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।